सर ये वहीद नूर हैं, ये लॉयर हैं, पोइट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। लियारी से इनका ताल्लुक़ है। बलोच हैं, शायरी बलोची और उर्दू दोनों में करते हैं। केसेस भी मेरा ख्याल है सबके लिए, सभी के लेते हैं। तो लियारी में ये रहे हैं जब गैंग वॉर पीक पे थी, सो ही वाज हियर, ही हैज़ सीन द वर्स्ट फेस ऑफ इट। सो वी आर हियर टू टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस दैट ही हैड एंड ओवरऑल जनरली जो फिल्म इन्होंने देखी उस पर उनके क्या रिव्यूज। सो बैक टू द क्वेश्चन सर, सर आपने फिल्म देखी, व्हाट आर योर रिव्यूज? फिल्में तो मैं बहुत शौक से देखता हूँ, तो इसलिए ये फिल्म भी देख ली मैंने। फिल्म तो देख ली यार। फिल्मों से जो है ना, हम वक़ार ख्वाब देखने, ज़िंदगी जीने और नई जहानों का खोज लगाने का इल्म हासिल करते हैं। लेकिन इस फिल्म में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं इस फिल्म पे कितनी बार बात कर रहा हूँ, कितने लोगों से मेरी बात हुई है। ये ऐसी फिल्म नहीं है कि इसको इतनी अहमियत दी जाती, लेकिन बहरहाल क्योंकि एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, लियारी के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर लियारी के ख़िलाफ़ बलोचों के हवाले से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे डायलॉग, मतलब टोटल फैंटेसी और एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी। मैं समझता हूँ इस फिल्म को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देनी चाहिए, ना कोई स्क्रिप्ट, ना कहानी में कोई तसलसल, और लियारी को जिस तरह दिखाना चाहिए था लियारी को बिल्कुल नहीं दिखाया। अब कुछ चीज़ें ऐसी दिखाते, अगर आपको ये तशद्दुद ज़्यादा लियारी दिखाना था जो एक वक्त में था, एक फेज़ था इस चीज़, मतलब इस फिल्म में अगर फैक्ट कुछ है तो ये कि लियारी में रहमान नाम का एक बंदा होता था, लियारी में उज़ैर नाम का एक बंदा होता था। फैक्ट सिर्फ यही है, बाकी सारा मफरूज़ा है, सारी कहानियाँ। आपकी नज़र में जब आपने देखा, हैविंग लिव्ड थ्रू दैट, जो वायलेंस वाला एस्पेक्ट है वो भी काफ़ी लोगों को अननेचुरल लग रहा है, लेकिन जो सच्ची कहानियाँ हैं वो तो इससे भी ज़्यादा वायलेंट थी, राइट? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लियारी में तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुआ, लेकिन उस वायलेंस को अगर आप उसी कंटेक्स्ट में दिखाएँ, उसको वाक़ियाती तौर पे जोड़ते हुए दिखाएँ, तो आपको कुछ समझ में भी आता है। लेकिन हमने यहाँ पे वो नहीं देखा। लियारी में झटपट में धमाका हुआ। हमारे रिक्शा चलाता है मेरा एक जानने वाला है, उसकी 2 मासूम बच्चियाँ शहीद हुई झटपट मारपीट में। आपने ये अलमिया देखा है? लियारी में इस गैंग वार के दौरान कैसे कैसे हुए, फुटबॉल में धमाका हुआ, गबूर पार्क में फुटबॉल खेलते हुए धमाका हुआ, नौजवान शहीद हुए। ये अलमी है। इनके ख़ानदान वालों को आपने दिखाया उन पर क्या बीती। इसके अलावा जो नौजवानों को इन्होंने इस्तेमाल किया, ये लियारी गैंग चलाने वाले कौन थे, इनके पसपर्दा अवामिल क्या थे, आपको फिल्म में ये दिखाना चाहिए था। ये कहाँ से आया, ये कौन, किसने इसको इंजेक्ट किया लियारी में, इसके सियासी मकासद थे या कुछ और मकासद थे। वकास, आप भी जानते हो, आप इस लियारी में रहे हो, लियारी का पॉलिटिकल शऊर, सियासी शऊर पूरी कराची में मैं समझता हूँ कि बेहतर था उनसे। जब पूरा कराची जमात इस्लामी के शहर में था, तब उस वक्त भी लियारी में फ़िक्री नशिस्तें लगती थी लाला लाल बख्श रिंद के यहाँ, लेलन गिरावट होता था यहाँ पे। लियारी में फैज़ अहमद फैज़ रहे हैं सर। फैज़ अहमद फैज़ की ये बातें लिखी भी पड़ी हुई हैं कि मैंने लियारी की शामें गुजारी हैं, और लियारी जैसी शामें मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी। इतना बड़ा हमारा एक अदीब था खालिद साहब, मोहम्मद खालिद, करा चाकीवाड़ा में विसाल, उन्होंने लियारी में बैठ के लिखी। उन अदीबों के बारे में, उन तख्लीकारों के बारे में आपने क्या दिखाया लियारी में। नूर में दानिश साहब कितना बड़ा नाम, वो इसी हालात और वाक़ियात की वजह से कराची छोड़ के, लियारी छोड़ के चले गए। और कितने हमारे दोस्त जो हैं जो माइग्रेट कर गए लियारी से, उनके अलमिये कहाँ गए। आपने अलमिया नहीं देखा है, आपने सिर्फ तशद्दुद दिखाया, वायलेंस दिखाया। यार वायलेंस ही दिखाना तो जाएँ गुजरात फसादात पे फिल्म बनाएं, आपको अच्छे स्क्रिप्ट राइटर मिल जाएंगे मकामी वहीं पे, जो आपको आंखों देखा कानों सुना बताएंगे। ये तो सारा मफरूज़ा था, झूठ था। लियारी में वायलेंस हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस वायलेंस को उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिखाया गया। अलग तरीके से कुछ ऐड करके, कुछ ज़्यादा बता के, कहीं बिल्कुल इग्नोर कर दिया हकीकत को, इस तरह करके ट्विस्ट करके बताया। अच्छा, अगर मैं व्यूअर्स के लिए आपसे पूछूं कि एक्चुअल पिक्चर क्या थी जो आपने देखी फिल्म से हट के भी, अगर वो पीरियड हम समझना हो हमें गैंग वॉर का, तो वो क्या था, कितना वायलेंट था, क्या क्या उसके अंदर ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपको याद हो? सर मुझे तो सब एक भयानक ख्वाब की तरह याद है, क्योंकि हम बड़े सोशल लोग थे और वो ऐसा दौर था, नौजवानी में थे हम लोग, हर जगह आते जाते थे। लेकिन 8 साल तक मुझे मेरे घर वालों ने लियारी में जाने नहीं दिया। मुझे मेरी वालदा लियारी जाने नहीं देती थी। मैं 8 साल तक अपने दोस्तों से कटा रहा, क्योंकि हमारे बहुत से लोग इस गैंग वॉर में, हमारे रिश्तेदार अजीज़ हैं, तो रिश्तेदार करके टारगेट किया करते थे, रिश्तेदारों को मारा करते थे। तो हमें सख्ती से कहा जाता था कि आपने लियारी नहीं जाना। लेकिन मैं लियारी के कॉर्नर पर रहता हूँ, मेरा घर लियारी का पहला घर है। अगर आप बाहर से आते हैं तो, लियारी से जाते हैं तो लियारी का आखिरी घर है। मेरा जो घर है, हम सब पढ़ते रहे, मीडिया में दिखाते रहे कि कराची के हालात बहुत ख़राब हैं। कराची, तो आपको पता है वो हालात असल में मेरे इलाके के ख़राब थे। कोई दिन ऐसा नहीं था शहजाद जब मेरे घर के आगे लाशें नहीं पड़ी होती थी।
हमने मेरे सामने लोगों को मारा गया। मैंने एक सस्सास आदमी हूँ, मैं एक शायर हूँ, मेरे सामने कत्ल हुए हैं सर, 2 कत्ल मैंने अपनी आंखों से देखे हैं जहाँ हुए हैं। तो मेरी क्या हालत हुई होगी उसके बाद। एक हसास आदमी किस तरीके इन चीज़ों को देखता है, हमारे बच्चों का क्या होता होगा। मेरे घर में शादी थी, आप कहते हैं कि लियारी में आपको किस तरह कैसे क्या देखा, मेरे घर में शादी है, लियारी के कुछ लोग आते हैं, मेरा घर क्योंकि मेन चौराहे पर है, सिग्नल पे आपने तो देखा है, लियारी से लोग आते हैं, वहाँ पे कुछ तस्वीरें लगी हुई है उज़ैर वालों की सबकी, वो आके सॉरी एमक्यूएम वालों की, तो वो आके उनको जला देते हैं उनको और फायरिंग करते हैं, गालियाँ देते हैं उस जमात को, लिसानी जमात की जो है कराची के, उसके लोगों को गालियाँ देते हैं और फिर वो चले जाते हैं अंदर लियारी में। फिर आते हैं ये लोग और ये आते हैं, इनको पता है कि ये बलोचों का घर है और डायरेक्ट फायरिंग हमारे घरों पे शुरू, हमारी बिल्डिंगों पे शुरू, अंधाधुंध फायरिंग। शादी हो रही है मेरे घर में, 250-300 बच्चे औरतें घर में बैठी हुई हैं और वो सब सीढ़ियों पे आके लेट गई। फायरिंग, फ्रिज के से आर पार गोलियां जा रही हैं, खिड़कियां तोड़ती हुई गोलियां जा रही हैं। मेरी बिल्डिंग का एक बंदा शहीद हुआ, फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, वो शहीद हुआ। मेरे घर के बराबर में रमज़ान कांटा है, वहाँ पे एक बार फायरिंग हुई, मेरा भांजा अंदर कांटे में बैठा हुआ है, हम लोग घर में ऊपर बैठे हैं, हम देख रहे हैं अंदर हमारा भांजा बैठा हुआ है नीचे उस दुकान में, उस जगह पे, और फायरिंग बाहर लोग कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाओ हमने किस किस्म का वक्त गुजारा है, हम कैसे कैसे दोस्त, कितनी प्यारी प्यारी शख्सियत हमने खो दी इस दौरान में। मेरे कितना अच्छा दोस्त था मोहम्मद खान ऐवान, फयाज़ का, मलिक फ़याज़ का जो कज़न था, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, उसके साथ क्या हुआ इस लियारी में। अनवर भाईजान के साथ क्या हुआ, क्या अनवर भाईजान बदमाश था? नहीं था। अनवर भाईजान जो भी था उसकी अपनी मखसूस, अपनी लिमिटेड रेंज में लोगों के मामला हल करता था, बिठाता था, किसी न किसी हवाले से काम आ रहा था लोगों के। यार बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज़्यादतियाँ हुई, इसमें कोई शक नहीं। इसमें वायलेंस पे आने से पहले या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पे आने से पहले एक चीज़ जो अभी वकास भी हमें बता रहे थे गाड़ी में, कि जिस तरह हमने और जगह भी देखा कि रियासत ने ये सूबा या हरबा अपनाया कि सबसे पहले इंटेलेक्चुअल टीचर्स उनकी लिस्टें बना बना कर टारगेट ऐसे किया ही गया। तो क्या आपको लगता है कि लियारी को बर्बाद करना या गैंग वॉर फैलाना, उसकी एक वजह ये भी थी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट, लेफ्टिस्ट मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, शायरी, उसका भी एक गढ़ था लियारी और उसको भी तोड़ना ज़रूरी था? सर ये तो बहुत सबसे मैं समझता हूँ मेन वजह यही थी। जिन दिनों लियारी गैंग वार शुरू हुआ, कराची गैंग वार, असल में तो पहली बात तो ये कि लियारी गैंग वार की टर्म भी मुझे पसंद नहीं है। इसको आप कराची गैंग, क्या लालू खेत में नहीं हो रहा था? क्या ये हालात वहाँ अजीज़ाबाद के अच्छे थे? क्या कोरंगी के हालात अच्छे थे? मलीर के अच्छे थे? मैं नहीं समझता हूँ, मुझे पता नहीं, अजीब लगता है कि लियारी गैंगवारी क्यों कहा जाता है। इसको कराची गैंगवार करके हमें मुखातिब करना चाहिए और गुफ्तगू में कराची गैंगवार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। तो जिस तरह पूरा कराची इस गैंगवार की लपेट में था, लियारी को मगर आपकी सवाल के तनाजुर में कहता हूँ कि बिल्कुल लियारी खुसूसी तौर पे जो है लियारी को ट्रीट किया गया इस गैंगवार के सिनेरियो में भी, क्योंकि अकबर बुगटी का वाक़या हुआ था। अकबर बुगटी के वाक़यात के बाद आपको पता है कि दुनिया जानती है कि कराची बलोचों का सबसे बड़ा शहर है। ग्वादर तो नहीं है, कोयटा नहीं है, चाबहार नहीं है, मस्कत में नहीं है, बलोच जितने कराची में आबाद हैं। तो कराची में जो लियारी है या मलीर है, मलीर भी सर लियारी से अलग नहीं था। मलीर के हालात भी ऐसे ही थे। मलीर के आप लोगों के पास जब जाएंगे ना, आप पूछेंगे गैंगवार के दिनों में या कराची गैंगवार के दिनों में आप क्या था वहाँ पे, तो आपको ऐसी ऐसी स्टोरियाँ, ऐसी ऐसी दास्तानें अलमनाक वहाँ से मिलेंगी जो लियारी में भी वो आप कहेंगे यार ये तो यहाँ पे भी नहीं हुआ होगा। वहाँ पे भी किसी दिन जाएं, वहाँ पे भी एक सल्तनतें बनाई हुई थी। वहाँ के जो बदमाशों की आप फहरिस्त निकालें, किस दिन मेरे साथ बैठे, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, उनके बारे में ज़रा देखें मलीर में उन्होंने क्या तमाशा लगाया। तो ये पॉइंट है लियारी का सियासी शऊर को खौफज़दा करने के लिए, लियारी की पॉलिटिकल विल को दबाने के लिए, लियारी की अदबी और ये जो सोशलिस्ट वो जो सोशल वो थी लोगों की, उसको तोड़ने के लिए ये इस पर काम हुआ और हमने इसका नतीजा भी देखा। हमने कभी भी, आपने पाकिस्तान में कितने मार्शल लॉज आए, लियारी ने आज तक ना अयूब खान को सपोर्ट किया, ना ज़ियाउल हक को सपोर्ट किया, ना याया को किया, ना मुशर्रफ को किया। ये वाहिद दौर था उज़ैर साहब की क़यादत में एक रैली निकलती है पाकिस्तान आर्मी के लिए, जब सलाला चेक पोस्ट पर हमला होता है इनके ऊपर, तो यहाँ से एक रैलियाँ भी निकाली गई। ये भी हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा। चले अच्छी बात है, हमने ये नज़ारा भी यहाँ देखा, लेकिन इससे पहले ये चीज़ें यहाँ नहीं हुई। आज सियासी वोट बैंक पीपल्स पार्टी का कहाँ गया? तहरीक लब्बैक ने 42,000 वोट बिलावल के सामने लिए। जमात इस्लामी के MP मुंतखब हुए यहाँ से। तो वो सोच, वो जो रोशन ख्याली, वो लिबरलिज्म, वो चीज़ें तो लियारी में रही नहीं, है तो ख़त्म कर दी गई। इलेक्शन मकसद हासिल हो गया। नहीं, वोट किसको मिलते हैं, रिज़ल्ट क्या आते हो तो अल्लाह जाने। बट आपने क्योंकि उज़ैर बलोच का नाम लिया है, मुझे उस वक्त तो न्यूज़ भी याद है कि उज़ैर बलोच को जब पुलिस पकड़ने भी आती थी तो वो न्यूज़ इंटरव्यू दे रहे होते थे कि आप ISI को बुलाएं। मैं सिर्फ ISI
से बात करूँगा। तो ये सब क्यों हो रहा था, 2+2 लोग कर लें। मुझे क्योंकि इतना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सिंधी नेशनलिज्म ज़्यादा समझता हूँ, तो मुझे समझ में आती है कि किस तरह कराची में वायलेंस इस्तेमाल किया जाता है उसको ख़त्म करने के लिए, वो मूवमेंट दबाने के लिए। तो अगर हम और स्पेसिफिक हो जाएं मेरे पिछले सवाल में, क्या आपको लगता है कि नंबर 1 रीज़न लियारी को एक ब्लड बाथ्स वायलेंस टर्न करने का था, बलोच नेशनलिज्म को तबाह करना? आप नंबर 1 कर लें या नंबर 2 कर लें, वैसे कराची को इन्होंने एक केक बनाया हुआ था, उस केक में से सबको अपना हिस्सा चाहिए था। मुत्तहदा की ताकत भी कम करनी थी क्योंकि उसके बहुत बड़ी मुशर्रफ के दौर में बहुत ताकतवर हो गई थी, पूरी कराची में छाई हुई थी, हर इदारे में, हर डिपार्टमेंट में। तो पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आई और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जिसमें उन्होंने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया इन सारे मामलात में, इन्होंने अपना केक हासिल करने के लिए इनको आगे किया कि आप भी जाएं आगे, आप भी जो है फैक्ट्रियों पे कब्जा करें, आप भी बिल्डर्स से रब्ता करें, आप भी इनके पास हैं, अभी इसे धमकियों वाले क्यों जाते हैं, तो हमारा भी तो कुछ होना चाहिए। तो दूसरा एक्सपेक्ट कराची के केक में अपना हिस्सा भी था, पहला वही था जो आपने फरमाया। सॉरी वक्कास, मैं हॉक कर रहा हूँ, लेकिन जो पीपल्स पार्टी का क्योंकि जिक्र आया है, एक तरफ कराची में राय पाई जाती है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है इसलिए पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं करती, या लसानी बुनियाद पर तनकीद की जाती है। लियारी जिसको गढ़ समझा जाता है, जो कराची की माँ है, तो अगर तो यही होता पीपल्स पार्टी का, तो यहाँ से तो वोट मिलता है, यहाँ तो डिलीवरी कर लें, यहाँ जो रोडों का हाल है, यहाँ जो बच्चों की ज़िंदगी है, इधर तो कोई ये लसानी बुनियाद भी नहीं हो सकता, या ये भी नहीं बोल सकता क्योंकि लोग वोट नहीं देते पीपीपी डिलीवर नहीं करती। जो पीपीपी ने लियारी में किया है, एक तरफ अपना गढ़ कहती है उसको और दूसरी तरफ बाहर चलें कोई भी आकर देखें, ये पीपीपी की परफॉर्मेंस है इधर। पीपल्स की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल 0/0 है। पीपल्स पार्टी के दावे हमेशा से रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ जितनी के बलोच दुश्मन, लियारी दुश्मन पीपल्स पार्टी साबित हुई, आज तक किसी और पार्टी को हमने नहीं देखा। हमारे लोगों ने पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमें खुद पीपल्स पार्टी से एक अरसे तक वाबस्ता रहा, क्योंकि बेनज़ीर की शहादत के बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी अब वो पहले वाली पीपल्स पार्टी नहीं रही। पीपल्स पार्टी अब एक काफ लीग, ए बी सी मुस्लिम लीग, उनके लेवल पे चली गई है। पीपल्स पार्टी को अब एक पुरानी पार्टी वाला नज़रियाती पार्टी आप मत समझें। नज़रियाती पार्टी होती तो बेनज़ीर की तस्वीर के सामने यहाँ हमारी बच्चियों की बेइज्जती नहीं हो रही होती आर्ट चौक पर। बेनज़ीर की तस्वीर लगी हुई है, बलूचिस्तान की बच्चियों को बाल खींच के जिस तरह पुलिस लेके जा रही है, तो ये पीपल्स पार्टी तो नहीं है सर। ये तो ऐसा तो नुसरत भुट्टो के साथ हुआ, ऐसा तो बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ। उनकी गवर्नमेंट जिनके अपने लोगों के साथ ऐसा हुआ, उनको तो ज़्यादा एहसास करना चाहिए। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप मैं इंसानी हुकूक की बात कर रहा हूँ सर। आप पहले जीने का हक़ तो दें लोगों को, डेवलपमेंट तो बाद में आता है। अच्छा, इसमें एक पूरा सिनेरियो ये भी था कि जितने भी लोग, ये जो कैरेक्टर्स हमने देखे हैं जो मशहूर हुए हैं, चाहे वो रहमान का कैरेक्टर हो, उज़ैर का कैरेक्टर हो, आप तो चूँकि वो करीब से देखते हैं, आपने इनकी ट्रांजिशन भी देखी है, क्या ये कैरेक्टर्स ऐसे ही हवा में गैंगस्टर बन जाते हैं, इनके पीछे की कोई बैक स्टोरी नहीं है? और इस तरह के कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं लियारी के अंदर। फॉर एग्जांपल बाबू डकैत था, बाबू डकैत फुटबॉलर भी था, एक छोटे से मामले पे उसके ऊपर एफआईआर बनी, वो हाइड आउट में गया, बनते बनते वो बाबू डकैत बन गया। तो ये जो हालात और वाक़यात जिसकी बिना पर ये कैरेक्टर्स बने हैं, आप उसके बारे में क्या समझते हैं, वो क्या थे? वकास, लियारी हमेशा से, मतलब लियारी में गैंग्स रहे हैं, अभी की बात नहीं है। ये आपने बाबू का नाम लिया या हम आजकल उज़ैर की या रहमान की बात करते हैं, नहीं। अगर आप पाकिस्तान से पहले से लियारी में काला नाग वाले फैमिली थी, ये बड़े बदमाश लोग थे, लेकिन ये वो बदमाश थे, मतलब ये दहशतगर्द नहीं थे, ये मंशियात फरोश थे, स्मगलिंग करते थे। ये अपने लियारी में इनके होने से अमन होता था, लियारी में इनके होने से कोई गलत काम दूसरा कोई करने से माँ बहनों की इज्जत होती थी। ये अपने बाजू की ताकत के बदमाश थे, लेकिन ये अपनी माँ बहनों की इज्जत, गैरत, अपने लोगों का हिफाजत, मंशियात फरोशी करते थे, स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, ब्लैक मार्केटिंग करते थे, सिनेमाओं में इधर उधर 2 नंबरी सब करते थे, मगर बदमाशी। ये जो तशद्दुद का अंसर है ना लियारी में, ये सबसे पहले मजीद स्पीड लेकर आया। मुझे हैरान हूँ कि उस पर बात नहीं होती है। लियारी में ये जो ड्रिलिंग, ये फुटबॉल खेलना, सरों से काटना, ये कभी ज़िंदगी में लियारी में नहीं हुआ। ये बाबू डकैत और उसका चेला मजीद स्पीड, ये वो लोग लेकर आए, इन्होंने लियारी में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, एमकेएम से, उन लोगों से मुतासर होकर उनकी हरकतें देख करके। तो बाकी आपने क्या पूछा था दूसरा मुझसे? मतलब ये कैरेक्टर जो हाँ, कैरेक्टर की आप बात कर रहे ये हैं। पूछ रहे हैं ये जो गैंग करती है, हाँ, इसके पीछे बस आगे बोल। सिंस आपने ऑलरेडी मूवी की धज्जियाँ उड़ा दी हैं,
आपको भी अजीब लगा कि रहमान डकैत अपने आप को रहमान डकैत बोल रहा है? बिल्कुल लगा अजीब, मुझे तो हैरान हुई भाई। रहमान डकैत को आप जिस तरह बना रहे हो, रहमान की वो एक रिस्पेक्ट भी है, बहुत से लोग उससे बड़ा प्यार भी करते हैं। मैं नहीं, क्या मुझे तो कोई हमदर्दी नहीं उससे, लेकिन इस लियारी में उसको एक रॉबिन हुड भी समझा जाता रहा बहुत अर्से तक। रहमान के दौर तक इतनी बड़ी मतलब क्रिमिनल वाक़यात नहीं में तशद्दुद वाले, वायलेंस वाले, ये तो सारा बाद में हुआ। रहमान ने तो अपने आप को सॉफ्ट बनाने की कोशिश की। रहमान के बाप दादा छोटे मोटे जेब कतरे थे, रहमान खुद भी शुरू में यही था। ये पता नहीं कहाँ से अचानक इतनी बड़ी हाइप मिल गई। हमने जिन हालतों में उनको देखा है अपने कालानाग फैमिली वाले, क्योंकि मेरे कालानाग फैमिली वाले से मेरी रिश्तेदारी बनती है, तो हम जाते रहे। बचपन की बात बता रहा हूँ, हम 8-9 साल के थे, तो ये सर रहमान के वालिद, रहमान वाले वहाँ पे बैठे रहते थे इनके कदमों पे। मैंने उनको उन हालत में देखा है। हम तो, ये लोग तो उनको कुछ हैसियत ही नहीं देते थे, बोले ये तो लुटे वो हैं, जेब कतरे हैं, ये तो लेफ्टन हैं, ये तो पता नहीं क्या हैं। ये कालानाग वाले कहते थे बदमाश तो हम हैं, बदमाश तो हम हैं, लिहाजी तो हमारा है। ये तो इनको तो कुछ कोई हैसियत नहीं होती थी उस ज़माने में। इसका राइज कैसे हुआ, क्या मतलब चलें अकबर बुगटी से पहले ही इसका राइज हो गया था। तो फिर वो मुझे असल में ये भी समझना है कि ये जो कैरेक्टर्स, क्योंकि रहमान से बड़ा तो कोई कैरेक्टर अब तक इस पूरी वायलेंट बैकग्राउंड में कोई नहीं रहा। जितना बड़ा दबदबा, जितना नाम उसका था, ना पप्पू उसको मीट कर पाया। वायलेंस रहमान के बहुत ज़्यादा आया मेरे ख्याल में। हाँ, मतलब बाबा लाडला के दौर में, उज़ैर के दौर में। लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड, थोड़ी स्टोरी बताएंगे फिर रहमान का कैरेक्टर क्या था जो 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 आपने देखा। यार रहमान ने शुरू में इसके बाप दादा, क्योंकि मैंने आपसे वैसे भी कहा कि वो कोई इतने शरीफा तो थे नहीं, उनका नाम तो पहले से इन चीज़ों में था। ये पैदागिरियाँ करते थे, ये और बहुत सारे दूसरे नंबर काम करते थे, लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा स्टेटस नहीं था इनके बाप दादाओं का। रहमान थोड़ा सा समझदार था। रहमान को कुछ लोग मिल गए सियासी सूझबूझ रखने वाले, थोड़ा मंतक रखने वाले। उन्होंने उसको बताया कि आपके पास लियारी है, लियारी में जो है बदमाश भी हैं, लियारी में जो है बदमाश नहीं भी होगा, वो इतना लंबा चढ़ा होगा, ये आँखें होंगी, वो किसी के सामने खड़ा भी हो जाए तो उसका गीली हो जाएगी पेंट। तो आप अपने लोगों को इस्तेमाल करो। आप ऐसा करो कि कराची के इसकी, जब मैंने आपसे पहले भी कहा, कराची के इसकी एक में अपना हिस्सा लो, हमें भी लो, अपने आप को आपको पीछे हम आपके साथ खड़े हैं। रहमान को कुछ लोगों ने प्रमोट किया, फिर उसी के बाद से फिर नवीन का मेरे ख्याल में इनके साथ मसला हो गया, ये सारा चीज़ें ख़त्म हो गई। फैज़ अहमद फैज़ का आपने जिक्र किया है। आप कह रहे हैं कि किसी ने आके रहमान डकैत को बोला कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, आप ये कह रहे हैं? मुझे ऐसे ही लगता है। रहमान को दिया गया कि आपने अब इस तरीके से काम करना है, आपने आपको सुथरा बनाना है, आपको इलेक्शन लड़वाएंगे, आप अमन कमेटी बनाएं, आप अपने आप को रॉबिन हुड बनाएं, गरीबों की मदद करें, ये 2 नंबरियाँ छोड़ दें। और अब मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, उन दिनों में लियारी में क्राइम रेट 0 था सब। उन दिनों में जब अमन कमेटी बनी, क्राइम रेट 0 था, कोई मोबाइल स्नैच तक नहीं होती थी लियारी में। सब इस तरह कमाल का अमन कायम किया था इसने लियारी में। और आज भी और अभी भी ये धुरंधर फिल्म जो दिखा रहा है ना सर, इसके बरक्स लियारी के 4 थानों का क्राइम रेट पूरी कराची के थानों के क्राइम रेट से कम है सर, कम। और आखिरी मेरी तरफ से तो ये आखिरी बात होगी, वो ये कि आप किस तरह देख रहे हैं मौजूदा लियारी को और इसके मुस्तकबिल को, कंसीडरिंग के एक दफ़ा दोबारा से ये पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया है, हर शख्स को बस एक एंटरटेनमेंट के तौर पे इसको देखना है, कता नज़र इसके कि उसके पीछे उसका पस मंज़र क्या है। तो इन कैरेक्टर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये मर चुके हैं? क्या गैंग वॉर्स एग्जिस्ट करती हैं, नहीं करती? आगे का मुस्तकबिल आप क्या समझते हैं, कैसा हो सकता है? भैया जी, मुल्क पाकिस्तान है, ये जो चाहें चमत्कार दिखा सकते हैं, दश्त में साया दीवार दिखा सकते हैं। तो जरासीम हैं, अभी भी पाए जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ ठंडे हैं, कुछ नॉन एक्टिव कर दिए गए हैं, कुछ को बचा के रख दिया गया है। ये सारे कार्ड हैं। आगे आगे जिस तरह गेम बनती रहेगी, रास्ता बनाते रहेंगे, अपने कार्ड इस्तेमाल करते रहेंगे, कभी उज़ैर को अंदर करेंगे, कभी उसको बाहर लेकर आएंगे, फिर किसी और को लेकर आएंगे, फिर किसी और को ले जाएंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जाते जाते हसन वकास ने अपना आखिरी सवाल पूछ लिया है, मैं तो शेर सुनना चाहूँगा सर। शेर बर्बाद तुझे प्रेम नगर करना है, शेर बर्बाद तुझे प्रेम नगर करना है, काम दुश्वार बज़ाहिर है मगर करना है। शहर बर्बाद तुझे प्रेम नगर करना है, काम दुश्वार बज़ाहिर है मगर करना है। ऐसे मरना नहीं कि लोग रहें शर्मिंदा, ऐसे मरना नहीं कि लोग रहें शर्मिंदा, ऐसे जीना है कि जीवन को अमर करना है, ऐसे जीना है कि जीवन को अमर करना है। तुमने कर रखा है पाबंद सलासिल जिसमें,
तुमने कर रखा है पाबंद सरासिल जिसमें उसी जिंदान की दीवार में दर्द है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं एक किस्सा सुनाऊं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये बहुत ख़त्म करने दिलचस्प वाला किस्सा था है, इसको कि बीच में एडिट में डाल पक्का देंगे, कहीं पे डाल पक्का देंगे। इस पॉडकास्ट के बाद हमें उठना है। नहीं नहीं सर, किस्से पे ख़त्म करेंगे एक किस्सा किस्से सर। को बीच में एडजस्ट नहीं करना नहीं है। नहीं, आप करें किस्से पे। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं नाश्ता करता हूँ बड़ा टाइट, और फिर उसके बाद दोपहर को खाना नहीं खाता और रात को खाता हूँ। गैंगवार का दौर रूज पर था, मुत्तहदा का दौर और उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो उस दिन मैं सुबह सिटी कोर्ट जाना था, घर में नाश्ता मैं जल्दी में छोड़ गया, नाश्ता भी नहीं किया। शाम को घर पे आया, चाय इतनी पी चुकी थी, भूख नहीं लग रही, मर गई। रात को ऐसी भूख जागी, घर पे आया, बीवी ने कहा खाने को तो कुछ नहीं है, मेहमान आए थे, दे दिया। रात के बज रहे हैं 11:30 पौने 12 इस तरह का। गैंगवार का कराची गैंगवार का दौर था। ना आदम ज़ात, मेरा वो इलाका जो 24 घंटे जागता है। मैंने फिर भी, मेरा छोटा बच्चा है आदर्श, मैंने उसको बाइक पे बिठाया, मैं सोल्जर बाज़ार की तरफ जाने लगा अपने लियारी से, गार्डन से निकलते और मैं ज़ूलॉजिकल गार्डन के जो पीछे है आगा खान जिम खाना वाला जो रोड है, वहाँ पे मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। अब अंधेरा घुपसर, 12:30 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं रात के। ना आदम ज़ात, 2.5-3 साल का बच्चा मेरे साथ, और खौफ का माहौल कराची का। इतने में देखूँ एक रक्षा आ रहा है, यार मैं सामने तक खड़ा हो गया, मैं परेशान था बहुत, मैं बिल्कुल रोड पे ऐसे खड़ा हो गया। रक्षे को मैंने रोका, मैंने कहा भाई आपको अल्लाह का वास्ता है ये पैसे पकड़ो, वो आगे पेट्रोल पंप होगा फलानी जगह पे गार्डन के पास, वहाँ पे पेट्रोल पंप के साथ एक शॉप है, पानी की बोतल मिनरल वाटर की लेके पानी फेंक के इसमें पेट्रोल डला के ले आओ, ये ज़्यादा पैसे ले लो। उस बंदे ने पता है मुझे क्या कहा? वो बंदा महाजिर था सर, उसको पता नहीं था कि मैं बलोच हूँ। आप देखें, मैं कहता हूँ इंसानियत है या नहीं है, फैसला आप करें। मुझे बोलता है अबे तू पागल हो गया है, तेरे को पता नहीं है ये कंजर बलोच और बड़े पठान कंजर बलोच और बड़े पठान माजर भाइयों को कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। मुझे बोलता है फ़ौरन निकलो यहाँ से। उसने मेरी गाड़ी बाइक को टो किया रक्षे के साथ अपनी, और सोल्जर बाज़ार लेके, मुझे होता है पीछे की तरफ वापस नहीं जाना। वो मुझे माजर समझ के उसने मेरी मदद की कि कहीं कोई बलोच या कोई पठान मुझे मार ना दे। अब मेरा एक कितना प्यारा दुश्मन था सर ये, जो मुझे गालियाँ भी दे रहा है और मेरी मदद भी कर रहा है। ये प्यारा दुश्मन मुझे हमेशा याद रहेगा। कॉन्ट्रडिक्शन जाते जाते आप उसको बोलते थे बलोचिस्तान। थैंक यू सर। थैंक यू जानी, थैंक यू।